और इस वीडियो को जिस स्टूडेंट्स ने लास्ट तक देख लिया ना, उसके ये समझ सकते हैं इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एग्जाम में फंसेंगे। समझ में आ गया ना? तो बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सको। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये समझ सकते हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। फिर वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बस इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी तरीके से मैं आपके सारे चैप्टर को कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से लगाकर सभी क्वेश्चन को बताएंगे। ध्यान से बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जितने प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, वही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाने हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और देखिएगा, एक बात ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे से, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में 90+ मार्क्स लाना है तो भाई साहब आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर के जिन जिन चैप्टर से जिन जिन तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई चैप्टर आपका हो गया जिससे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोग उस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में भाई साहब आपके एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ये समझ सकते हो भाई साहब, हिस्ट्री में जो आपकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ध्यान से समझना, जो आपकी हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो चैप्टर नंबर सेकंड आपका है भारत में राष्ट्रवाद, उससे सबसे ज्यादा दीर्घ उत्तरीय बनते हैं और सबसे ज्यादा लघु उत्तरीय बनते हैं, ठीक है। एक दीर्घ उत्तरीय आएगा या तो एक लघु उत्तरीय जरूर आएगा, लघु उत्तरीय आ सकता है या फिर एक दीर्घ उत्तरीय जरूर आएगा। 100% लिख कर ले लीजिए, और जो मैं आपको बताऊंगा वही में से आपका फंसेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगा उसी से पेपर आएगा, ठीक है। उसी मतलब कि वही क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। ये समझ सकते हो, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो फिर फटाक से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत नोट कर लेना और नोट्स बना लेना। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को नोट्स बनानी है या फिर नहीं बनानी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको नोट्स बनानी है या फिर नहीं बनानी है, क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं तैयार करना है, वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई साहब बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न, फिर मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें जो भी प्रश्न आपको मैं बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका बहुविकल्पीय है ना, बहुविकल्पीय कोई भी MCQ है, मान लीजिए MCQ, तो आपको कैसे तैयार करना है। उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। जैसे आप दीर्घ को तैयार करेंगे, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, वो आपका बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। अब जब लघु तैयार होगा तो आपके आसानी से बहुविकल्पी तो तैयार ही हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पी यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से ही बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो फिर आप आसानी से किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कह रहा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, कम से कम 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा। जैसे इसका राइट ऑप्शन महात्मा गांधी है, तो यानी करो और मरो के जिसने नारा दिया था कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपको आसानी से क्या करना है, जो भी प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान से पढ़ना है। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1920, 1927, 1935 गलत ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन होगा 1930 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि गांधी जी ने या फिर गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो नमक सत्याग्रह था दांडी में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर, दांडी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दांडी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। और ये दांडी कहाँ पड़ता है, तो भाई साहब ये दांडी आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। समझ लेना अच्छे से एकदम, ठीक है। अगला दो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। प्रश्न ध्यान से समझना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन
हो जाएगा, यानी वर्ष 1930 में। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य इस तिथि को यानी वर्ष 1929 को घोषित किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, इनको आप लोग तैयार कर लेना या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनका नोट्स बना लेना। ठीक है, अब किनका नोट्स बनाना है मैं आपको वो बताता रहूँगा। देखिए, इनका आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको समझ लेने की कोशिश करना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। इसके बाद देखिए, इनमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस की लाठियों से, जो पुलिस के डंडे होते हैं उनकी लाठियों के प्रहार से शहीद हो गए? तो इनमें से आपका एक ऑप्शन तैयार रखना, लाला लाजपत राय, यानी यही थे भाई साहब जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाठियाँ खाई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा मार खाई थी। इसके बाद ये समझ सकते हो देश के प्रति अपने प्राणों को उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। ये आप आसानी से समझ सकते हैं भाई साहब। ठीक है, कि लाला लाजपत राय थे ना, इन्होंने पुलिस की डंडी लाठियों को खा करके अपने प्राणों को देश पर समर्पित कर दिया था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? जो भैया जो आपका साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुंचा? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, वर्ष 1900, शायद मेरे हिसाब से इसका वर्ष 1929 राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, वर्ष 1929 राइट ऑप्शन शायद हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। इसका वर्ष 1928 राइट ऑप्शन है, तो इसको लगा लीजिए। ठीक है, तो मुझे डाउट हो रहा था वर्ष 1929 है कि 1928, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, तो इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो फिर अगला आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भाई साहब, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए IMP हैं। ठीक है, तो इनको मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, सभी को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कि भाई साहब, जो असहयोग आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बट नहीं, वो मेरे से गलती से लिख गया था, मैं डायरेक्ट इस दोनों से लिखने लगा था। बट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी ने भाई साहब 3 आंदोलन चलाए थे, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो उसी तरीके से भाई साहब महात्मा गांधी का भी आंदोलन असहयोग आंदोलन होगा। और अगर कोई भी आंदोलन आपसे पूछ लिया जाए और कह दिया जाए किसने चलाया था, तो भाई साहब महात्मा गांधी ने ही चलाया होगा, इतना अच्छे समझ लेना। और कौन कौन से चलाए थे तो ध्यान से सुन लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन और भाई साहब असहयोग आंदोलन। ये 3 आंदोलन आपके महात्मा गांधी ने चलाए थे। ध्यान से समझ गए ना, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट ऑप्शन महात्मा गांधी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को स्टूडेंट्स को पता होगा ये तो राइट ऑप्शन क्यों। हाँ, तो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ से 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भाई साहब अफ्रीका से भारत कब लौटे महात्मा गांधी? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? वर्ष 1915 ईस्वी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ष 1915, इसको लगा लीजिए। ठीक है, वर्ष 1915। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। समझ में आ गया ये राइट ऑप्शन आपको। तो इस प्रकार से 12 क्वेश्चन, केवल और केवल ये 12 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स,
तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ इन 12 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं और 1 से 2 ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इनको तैयार कर लोगे 12 तो बस इसी से फंस जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और चैप्टर है मैं उनके भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा, तो इस तरीके से आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लॉन्ग पर, जो कि आपके एग्जाम में भाई साहब 4 नंबर के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, 4 नंबर वाले प्रश्नों की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का, देखिए इसको मैं लिख कर भी लाया हूं, तो मैं आपको बताऊंगा भी भाई कि आप लोगों को आंसर किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, आंसर को किस तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। अब मैं सभी आंसर को नहीं लिख कर लाया हूं, क्योंकि भाई साहब सभी आंसर आपको लिखूंगा ना तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को आंसर कैसे तैयार करना है मैं आपको बताऊंगा इसी में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो सबसे पहले जानेंगे पुना पैक्ट आखिर में है क्या, और पुना पैक्ट आखिर में है तो ये इसमें हुआ क्या था, और कह रहा है हस्ताक्षर हुए, तो मतलब किसके हस्ताक्षर हुए थे और क्यों हुए थे, उसकी शर्तें क्या थी, तो सब चीज़ बताएंगे, ध्यान से समझना एकदम। सबसे पहले जानेंगे कि पुना पैक्ट है क्या। देखिए पुना पैक्ट एक प्रकार का समझौता था, ध्यान से समझना कि पुना पैक्ट एक प्रकार का समझौता था जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इनके अलावा मदन मोहन मालवीय के भी इसमें हस्ताक्षर हुए थे। इतनी समझ में आ गई। आगे देखिए, तो इसमें 2 शर्तें भी पूछी गई। तो देखिए पहली शर्त इसमें थी कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीट प्रदान करना, यानी कि जो भाई साहब आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने महात्मा गांधी से 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीट प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, करो, मतलब महात्मा गांधी से कहा था। अगली जो उनकी मांग थी वो कह रहे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, यानी कि आरक्षित सीटों पर संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, निर्वाचन संयुक्त। समझ में आ गया। तो देखिए ये 2 शर्तें थी जिन्होंने महात्मा गांधी के समक्ष रखी थी। किसने रखी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आई होप सभी को 2 शर्तों के बारे में अच्छे से ज्ञान हुआ होगा, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा जोड़ करके आप और लिख लेंगे कि गांधी जी ने, यानी कि गांधी जी इस पैक्ट समझौते से संयुक्त नहीं थे, क्योंकि गांधी जी दलित को अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की बुलवाई, यानी कि पृथक निर्वाचन कर ही बुलाई। मतलब कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विनम्र किया, नहीं आप लोग करिए, नहीं करिएगा, तो फिर महात्मा गांधी ने उसे कर दिया, ठीक है। ऐसा आपकी बुक में ये दे रखा है, तो मैंने वैसा ही वैसा आपको लिख कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे ना तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आपको पुना पैक्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। इसके बाद में पुना पैक्ट में किसके समझौते हुए तो उसके बारे में आपको बता देना है, किसके हस्ताक्षर हुए तो उसके बारे में आपको बता देना है। यानी कि जो जो प्रश्न में पूछा जाए आपको हेडिंग वाइज आपको देखिए पैराग्राफ जरूर छोड़ना। जैसे कि मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ छोड़ दिया, देखिए यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया, ये पैराग्राफ एक पूरा छूटा, ऐसा ही पैराग्राफ आपको एग्जाम में छोड़ करके आना है, ठीक है। आपको एकदम मिला करके नहीं लिख कर आना है, एक पैराग्राफ छोड़ना है, एक पॉइंट के बाद एक पैराग्राफ छोड़ देना, ठीक है। और इसके बाद जब 2 पैराग्राफ हो जाए फिर एक आपको पैराग्राफ छोड़ना है, इसके बाद भाई साहब इतना और लिख देना, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, सभी क्वेश्चन की नहीं। अब देखिए जो आगे के आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपको खुद से ढूंढने हैं। अब ये क्वेश्चन खुद से ढूंढने हैं और इनको तैयार कैसे करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाई साहब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन या फिर विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कैसे तैयार करो, उसके लिए वीडियो मैंने बनाई थी, लेटेस्ट वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप जाकर के देख लीजिएगा। आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे, बस उस वीडियो को ध्यान से देखकर ले जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझना इसको कि रॉलेट एक्ट क्या था। ध्यान से समझना एकदम कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया तथा इसके क्या परिणाम हुए। समझ में आ गया भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप सभी को मिल जाएगा, मेरे उम्मीद है पूरी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लिया है आप सभी के क्वेश्चन बैंक और अवतार दोनों में मिल जाएगा। और भाई साहब ये 2020 में भी पूछा गया था, 2017 और 18 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए ना आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, आंसर। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग यहाँ पर एक काम करिएगा, तो मैंने इसका भी आंसर लिख लिया है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। वैसे मैंने सोचा था कि मैंने इसका आंसर नहीं लिख कर लाया हूँ, बट मैं इसका आंसर लिख करके लाया हूँ, तो आप लोग यहाँ से आंसर देख लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जाने कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखिए भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात, यानी कि भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किसके पश्चात, जब भारतीयों के व्यापक विरोध, जब भारतीयों ने व्यापक विरोध किया, किस पर किया उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। देखिए
तो देखिए इसी में आगे आपको लिखना है कि इस एक्ट में नो अपील एवं नो दलील का प्रावधान था, अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। देखिए होता क्या था इस प्रकार के रॉलेट एक्ट में, क्या था कि पुलिस वाले जो थे ना, पुलिस लोग, वो किसी भी भारतीय को बिना संदेह के बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेते थे और उनसे कुछ भी पूछते भी नहीं थे कि भाई साहब आपका क्या गुनाह है, आपने क्या गुनाह किया, आप ये अपनी बातें रखिए, अपनी वो बात रखिए। कोई अपील नहीं थी, कोई दलील नहीं थी, आपको सीधा गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर आप कुछ करेंगे तो आप वहां पर आप लोग मार खाएंगे, ठीक है। ऐसा था आपका रॉलेट एक्ट में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। एक पॉइंट आपको एक यहां पर पैराग्राफ छोड़ देना है, इसके बाद आपको क्या लिखना है आगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 के, देखिए ध्यान समझना कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में आंशिक यानी अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़ताल यानी हड़तालें लिखी हुई है, हड़तालें, ठीक है, हड़तालें की गई। सरकार ने दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। यानी कि भाई साहब जब महात्मा गांधी ने बताया सभी लोग कहाँ एकत्रित होंगे, 13 अप्रैल वर्ष 1919 को एक जगह एकत्रित होंगे, तो कहाँ पर एकत्रित हुए लोग, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्रित हुए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता होगा, ठीक है। क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, आप सभी को पता होगा, ठीक है। पोरबंदर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी को पता होगा, ठीक है। और देखिए 13 अप्रैल वर्ष 1919 की बात है, ध्यान से समझ लेना कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे कौन, सभी लोग, ठीक है। एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया, ठीक है। जो कि रॉलेट एक्ट था, एक प्रकार से कह सकते हो रॉलेट एक्ट बहुत ही ऐसा कानून था कि भाई साहब किसी को भी ऐसे गिरफ्तार कर लिया जा सकता था बिना शंका के आधार पर। तो बताइए कितना खराब आंदोलन था ये, कितना खराब कानून था ये, कह सकते हो ना कितना खराब कानून था ये। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि साथ ही लोगों ने उन नेताओं की, आगे यहाँ से एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई मतलब कि उनको छुड़ा देने की मांग की, जो भी गिरफ्तार थे जेल के अंदर उनको छुड़ाने की मांग की, जो इस एक्ट के विरोध करने के लिए यानी इस एक्ट का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। इतना लिख देने के बाद आप सभी को और लिखना है, जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है कि पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए, फिर बंद कर दिए, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना से सैकड़ों लोग मारे गए, जिससे रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, असहयोग आंदोलन बंद करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो देखिए ये आंसर आपको ऐसे लिख कर आना, एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। एक बात सुन लेना कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूं वो प्रश्न आप लोग कैसे भी तैयार कर लेना, बस तैयार करके जाना, ठीक है। जैसे भी तैयार करना बस तैयार करके जाना, क्योंकि जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन सेकंड आपको सभी को तैयार हो ही गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर आप लोग दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को देखना और नोट करके तैयार करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 राज नंबर वाले, ठीक है, कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया। संक्षिप्त में आपको लिखना 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। भाई साहब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, अभी हम लोगों ने समझा। जस्ट इसके क्वेश्चन के पहले यानी सेकंड वाले क्वेश्चन के पहले फर्स्ट वाले में हम लोगों ने समझा कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी जिससे कि पीड़ित होकर या फिर कह सकते हो जिनसे बहुत ही ज्यादा उदास होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का आदेश दिया, फिर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की। ये समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवादी आंदोलन से किस प्रकार की भूमिका निभाई। जो भाई साहब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसने किस प्रकार की भूमिका निभाई राष्ट्रवादियों के प्रकृति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाना, क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5वां क्वेश्चन, अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी का आ चुका कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। क्योंकि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट उससे जो कांग्रेस थी वो क्यों असंतुष्ट थी, क्योंकि भाई साहब कांग्रेस की वो बात को नहीं मान रही थी। साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन वो कांग्रेस की बातों को नहीं मान रहा था, बाल बाल टाला मटोली कर रहा था। इससे क्या हुआ था, कांग्रेस असंतुष्ट था साइमन कमीशन की रिपोर्ट से।
आगे देखिएगा कि कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। तो कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की, यह भी आपको इसी क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। इन 5 क्वेश्चन को तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 4 क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन लगा करके आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करोगे इनकी। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखने वाले महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भाई साहब टोटल 6 नंबर के आने वाले हैं। कितने? 6 नंबर के। तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। पहला क्वेश्चन आप सभी का है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे भाई साहब असहयोग आंदोलन था वो क्यों प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए कहा गया आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, यानी जो इसमें आंदोलन मचा रहे थे उनके 4 कार्य लिखिएगा। ठीक है, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने क्यों उसका आंदोलन किया था, इसके क्या कार्य थे, उसको 4 कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें एक क्वेश्चन तो आपको 100% तैयार करके जाना है। 100% किसी ना किसी सेट में फंसेगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों के बारे में। देखिए ध्यान समझना कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये आपका है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाओगे, किसी ना किसी सेट में 100% 1 या 2 सेट में देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 से 4 सेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकंड वाला। ठीक है, इनमें आपको महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 2 समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से हैं, यानी कौन से थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में क्यों हिस्सा लिया। तो विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो कौन कौन से थे, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर अवतार उठाइए या फिर मास्टरमाइंड उठाइए या फिर आप लोग विद्या उठाइए, किसी की भी उठा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करना है इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन तैयार करना है तो विद्या, मास्टरमाइंड और आप लोग राजीव प्रकाशन की कोई बुक ले लेना, आप लोग आसानी से आंसर तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद में आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 2nd चैप्टर के भी चाहते हो, 1st चैप्टर के भी चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।